कोरोना वायरस ने दुनिया भर की मईशत को हिला कर रख दिया है। वो मईशत जो 3.5% से तरक्की की बातें कर रही थी, अब 3% सुकड़ने की बातें हो रही हैं। बेरोजगारी तरक्की याफ्ता ममालिक में बुरी तरह बढ़ रही है, उनकी दरामदात कम हो रही हैं, जिसकी वजह से तरक्की याफ्ता ममालिक या फिर तरक्की पजीर ममालिक की बरामदात मुतासिर होंगी, रेमिटेंसेस मुतासिर होंगी। बजट बनाना मसला होगा, और कैसे बजट बनेगा, मुशीर खजाना डॉक्टर हफीज शेख हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर अगला बजट बनाना, उसे बैलेंस करना एक टास्क है आपके लिए, और एक मुश्किल टास्क नज़र आता है। कंजम्पशन नीचे है, प्रोडक्शन नीचे है, टैक्स रेवेन्यूज़ नीचे हैं, खर्चे बढ़ रहे हैं। मगर मैं पहले एक्सटर्नल साइड पर बात करूंगा, फिर बजट की साइड पर आऊंगा। स्टेट बैंक ने अपनी रिपोर्ट में भी लिखा है कि एक्सपोर्ट्स में कमी आई है। हालांकि 2 साल में आप करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत कम करने में कामयाब हुए। एक्सपोर्ट्स में अब बहुत तेज़ी से कमी आई है। रेमिटेंसेस में आने वाले दिनों में कमी आ सकती है। एक्सटर्नल सेक्टर हमारा सेफ साइड पर है। आपने फंड्स अरेंज्ड हैं, चाहे वो लोन्स की सूरत में हो, रिस्केड्यूलिंग की सूरत में हो? जी देखिए सर, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान की 72 साल तारीख में हम कभी भी एक्सटर्नल साइड पे बहुत अच्छे अंदाज में ना एक्सपोर्ट्स बढ़ा सके हैं, ना हम अपनी FDI बढ़ा सके हैं। तो ये एक तारीखी कमज़ोरी रही है पाकिस्तान की, जो माशी हिस्ट्री है उसमें। अब हमने जब इस गवर्नमेंट ने इनहेरिट किया, इनको विरसे में करंट अकाउंट डेफिसिट मिला जो तकरीबन $20 अरब था, उसको काफ़ी मेहनत करके $3 अरब तक लाया गया। तो ये एक बड़ी खातिर ख्वाह जो है ट्रेंड थी, जिसको हम मेंटेन करना चाहते थे। दूसरी जानिब जो इंपोर्ट का बिल था, वो भी तकरीबन एक्सपोर्ट से आप समझें कि तकरीबन दुगना था, तो उसको भी कम किया गया। और इसी तरह से स्टेट बैंक के रिज़र्व्स जो हैं उनको 7 से 12 अरब तक ले जाया गया। और एक्सचेंज रेट जो एक वजह थी एक्सपोर्ट्स न बढ़ने की, उसको भी अच्छे अंदाज में मैनेज किया। तो अब ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि इसकी कोरोना की वजह से IMF एस्टिमेट कर रही है कि जो ग्लोबल आमदनी है, GDP है, उसमें कोई 3% कम से कम कमी आएगी, और उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स की जो डिमांड है वो भी कम होगी। तो हमें जो है अब आने वाले दिनों में ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और हमने जो एक्सपोर्ट्स को जो इंसेंटिव्स दिए हुए हैं, लोन्स कम करके देने में, या बिजली और गैस की कीमतें कम करके देने में, या एक्सपोर्ट्स पर कोई टैक्स नहीं रखने में, या एक ऐसा निज़ाम टैक्स रिफंड्स का लाने में जिसमें कि हरेसमेंट की कमी हो और मैकेनिकल हो, ये सब चीज़ें हम आने वाले दिनों में बरकरार रखेंगे। हम आने वाले बजट में काफ़ी चीज़ों के ऊपर जो ड्यूटीज़ हैं, रॉ मटेरियल्स, उनको कम करने जा रहे हैं, ताकि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है वो भी कम हो। तो कोशिश यही होगी कि हम जितना जल्द उस ट्रैक पर अपने आप को ले आएँ, लेकिन इसमें हकीकत पसंदी भी रखनी होगी। और साथ ही साथ एज़ यू नो, इस वक्त तो बुनियादी जो हमारी डिमांड है लोगों की, वो ये है कि उनको रिलीफ दिया जाए, उनके हाथों में लिक्विडिटी और खाने पीने की चीज़ें और कैश पहुँचे, ताकि एक तो वो अपनी ज़िंदगी जो है उसको बुरी तरह मुतासर होने से बचाएं, और दूसरी जानिब डिमांड भी क्रिएट करें इकॉनमी में। एक जो चीज़ हमारे हक़ में जाने जा रही है वो ये है कि ऑयल की कीमतें कम हो जाने से भी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम होगी। साहब, अगर ये सारे इंसेंटिव्स आप एक्सपोर्टर्स को दे भी दें, उसके बाद भी दुनिया में डिमांड कितनी कम होने जा रही है? हमें नज़र आया कि ताइवान ने लॉकडाउन नहीं किया, उनकी प्रोडक्शन में कमी नहीं आई, मगर उनकी कंजम्पशन फिर भी गिर गई। लोग नहीं खर्च कर रहे, डर गए हैं। अमेरिका में प्रोडक्शन 18% नीचे गई, मगर अप्रैल के महीने में कंजम्पशन 26% नीचे चली गई। चाइना में हमें नज़र आया कि जो प्रोडक्शन है उनकी 18% नीचे गई, मगर कंजम्पशन 27% नीचे चली गई। और अप्रैल के महीने में जब उनकी प्रोडक्शन वापस आ गई, कंजम्पशन फिर भी 13% नीचे है। तो लोग कंज्यूम नहीं कर रहे दुनिया में। जब कंज्यूम नहीं करेंगे तो आप ये इंसेंटिव्स दे भी दें, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ पाएंगी दोबारा? ये शाहजेब साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि इस वक्त एक कंजम्पशन का क्राइसिस है, और हमें वाकई ये ख़तरा तो है कि अगर दुनिया के दूसरे ममालिक में भी डिमांड कम रही तो फिर हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं हमारी अपनी कोशिशों के बावजूद उस अंदाज में नहीं बढ़ सकेंगी जिसकी उनको ज़रूरत है।
अच्छा, और जो पाकिस्तान में फिर जो कंजम्पशन का क्राइसिस पैदा होगा, ज़ाहिर इंडस्ट्री खोली जा रही है, इकोनॉमी खुल रही है, मगर लोग बेरोज़गार भी हुए हैं, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम पर भी बहुत ज़्यादा बुरा फ़र्क आया है, मईशत सिकुड़ेगी तो सब खुल भी जाए तो कंजम्पशन कैसे बढ़ेगी? मैं दो चीज़ें आपके सामने रखूंगा। पहली चीज़ ये कि हमने कोशिश की है कि जो हम फिस्कल स्टिमुलस का नाम जिस पैकेज को दे रहे हैं, या जो हुकूमत की जो जनरल अप्रोच है, उसमें सबसे जो अहम कंपोनेंट है वो ये है कि लोगों के हाथ में लिक्विडिटी पहुंचाई जाए, कैश पहुंचाया जाए, और एसएमईज़ के हाथ में, जो छोटे कारखाने हैं या दुकानदार हैं, उनके हाथ में भी लिक्विडिटी पहुंचाई जाए। तो इसमें 3 बड़े फैसले हमने किए। एक तो ये कि 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को हमने एहसास प्रोग्राम के थ्रू 12 हज़ार रुपये दिए, जिसका 144 यानी 144 अरब रुपए दिए जा रहे हैं, और उसमें से 144 अरब में से तकरीबन 90 अरब जो हैं वो इस वक्त तक दिए जा चुके हैं, और ये एक बहुत शफाफ अंदाज में दिए जा रहे हैं, और लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान के लोगों तक ये पैसे पहुंच रहे हैं। दूसरी जानिब हमने जो एग्रीकल्चर में खुसूसी तौर पे जो गंदम के फार्मर्स हैं, उनसे हमने कोई 82 लाख टन गंदम ख़रीदी या ख़रीद रहे हैं, और उसमें 280 अरब रुपए जो हैं उनके हाथ में पहुंचेंगे। और एक जानिब ये पैसे जो हैं वो एडिशनल डिमांड क्रिएट करेंगे ट्रैक्टर्स की, खाने पीने की चीज़ों की, और दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिससे बकाया जो इकॉनमी है एग्रीकल्चर से हटकर उसमें डिमांड जनरेट होगी। और तीसरी चीज़ जो हम कर रहे हैं कि 40 लाख वर्कर्स जो मुतासिर हुए हैं कोविड से, उनको भी आज से शुरू किया है कैश पेमेंट्स। तो तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख लोगों को, और अगर इन खातानों की एक औसतन 6 भी हों लोग, तो ये तकरीबन आधे पाकिस्तान के लोगों को कैश ट्रांसफ़र्स दिए जा रहे हैं। खुसूसी तौर पे जिस तरह आपने फरमाया कि ये कंजम्पशन का क्राइसिस जो है हमारी इकॉनमी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको काउंटर करे। अच्छा, मैं बजट की तरफ आऊँगा, मगर एक्सटर्नल साइड पर एक और सवाल कर लूँ कि हम महफूज हैं, क्योंकि आपके लिए मुश्किल होगा अब यहाँ से आगे प्राइवेटाइजेशन करना, क्योंकि दुनिया में क्राइसिस आ गया है, दुनिया की डेट मार्केट से पैसे रेज करना, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया हुआ है, शॉर्टेज है फंड्स की हर जगह पर। तो अब हमारे जो कर्जे हैं उनको रीस्केड्यूल कराना, IMF, ये सारा का सारा काम हो रहा है। हम सेफ साइड पर हैं, अगर रेमिटेंसेज में कमी आती है, एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ती है, तो हम किसी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में, एक्सटर्नल क्राइसिस में नहीं पड़ रहे होंगे। जी देखें, ये शुरू से ही बड़ा चैलेंज रहा है इस हुकूमत के लिए कि जो विरसे में इतने बड़े कर्ज मिले कि हमें मोबिलाइज़ करना पड़ा। और आपको पता होगा कि पिछले 2 सालों में कोई 5000 अरब रुपए के करीब जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट्स की गई, कोई 2.1 यानी 2000 अरब से कुछ ज़्यादा पिछले साल, और तकरीबन 2700 अरब इस साल। तो ये हमने अच्छी तरह से इसको टैकल किया है, इस इशू को, और आने वाले दिनों में हमने जो बातचीत की है, तो आपको पता है कि IMF के थ्रू 1.4 बिलियन डॉलर का इजाफी कंसेशनरी लोन हमने लिया है, और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक दोनों जो हैं वो 2.3 बिलियन डॉलर यानी दोनों का मिलाकर कोई तकरीबन 4.5 अरब डॉलर जो है इजाफी वो मोबिलाइज़ कर रहे हैं। इसी तरह से जो G20 के ममालिक ने डेट रिलीफ दी है, उससे हमें कोई 1.8 बिलियन डॉलर जो हैं वो डेफर हो जाएंगे, यानी वो हमें बाद में देने पड़ेंगे, तो वो रिलीफ भी हमें इस साल मिलेगी। आपने एक सवाल किया था रेमिटेंसेस के बारे में, तो अभी तक जो है इस साल को अगर देखा जाए जो फिस्कल ईयर है, तो अभी तक रेमिटेंसेस पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो महीना गुज़रा है इसमें ये 6% की इसमें कमी आई है। और जिस अंदाज से गल्फ़ के ममालिक मुतासिर हुए हैं और UK और USA मुतासिर हुए हैं, जहाँ पे हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं,
تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس میں کمی آئے گی، لیکن سارا ماحول اتنا انسرٹن ہے کہ ان نمبرز کے اوپر کوئی حتمی دعوے سے بات نہیں کر سکتا۔ صاحب بجٹ کی طرف آتے ہیں، بجٹ آپ بنانے جا رہے ہیں، بیلنس کیسے ہوگا؟ آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ پیسے پرنٹ کر نہیں سکتے، ٹیکس ریونیو کا میسو شارٹ فال ہے، 5,500 ارب ٹارگٹ کیا تھا، 4,000 ارب بھی لگ رہا ہے کہ نہیں ہو پائے گا، 9% سے اوپر آپ نے خود نے بھی کہا ایک انٹرویو میں کہ فسکل ڈیفیسٹ ہمارا جا سکتا ہے، 10% سے اوپر کچھ معاشی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں۔ ایسے سینیریو میں جب معیشت سکڑ رہی ہوگی، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ڈیوٹیز پر انڈسٹری کو اور انسینٹیوز دیں گے، جب آپ کو ریونیو سائیڈ نہیں نظر آ رہا کہ اس میں امپروومنٹ آئے گی، خرچے آپ کے زیادہ ہوں گے، بجٹ کیسے بیلنس کریں گے اگلا؟ بہت ہی ریلیونٹ سوال ہے۔ ہم نے یہ جو سال گزرا ہے اس میں ہم کافی مطمئن تھے، خاص طور سے جس انداز میں ہم نے اپنے ایکسپینڈیچرز یا اخراجات کو مینیج کیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ شاید پہلے 10 ماہ تھے پاکستان کی کسی بھی فسکل ایئر کے کہ جس میں ایکچولی ہمارا جو پرائمری بیلنس تھا، جو بنیادی ایسٹیمیٹ ہے حکومتی آمدنی اور اخراجات میں، وہ پازیٹیو تھا۔ یہ پرائمری بیلنس اس لیے پازیٹیو تھا کہ ہم نے کسی بھی گورنمنٹ کے منسٹری یا ادارے کو کوئی سپلیمنٹری گرانٹ نہیں دی، ہم نے زیرو بوروئنگ کی اسٹیٹ بینک سے، اور ہم نے بہت سختی سے اپنی کاسٹ کو جو ہے کم رکھا، اور ہمارا وی ور کمپلیٹلی آن لائن کہ ہم یہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے اس کو 7% کے اوپر جا کے کنٹرول کر لیں۔ لیکن اب جو واقعات ہوئے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن بھی متاثر ہوئی ہے اور ایکسپینڈیچر میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، تو یہ عین ممکن ہے کہ یہ 9% کراس کر جائے۔ لیکن ہم اب بھی یہ جو آخری 2 مہینے ہیں اس میں بالکل ہمت نہیں ہارے ہیں، اور بہت محنت ہو رہی ہے کہ اس فسکل ڈیفیسٹ کو ان اخراجات کے باوجود بھی 9% سے کم رکھنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت اور آنے والے بجٹ میں، کیونکہ ایک مشکل ٹاسک نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا بجٹ کیسے بنے گا آنے والے ٹائم میں، کیونکہ آپ عوام کے اوپر ٹیکس شاید زیادہ نہ لگا پائیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ انڈسٹری کو بھی آپ انسینٹیو دیں گے، تو پھر خرچے کیسے کم کریں گے، فسکل ڈیفیسٹ کیسے کنٹرول کریں گے؟ آنے والے سال میں ہمیں ایک ایسی حکمت کی پالیسی اڈاپٹ کرنی ہوگی کہ ہم سمارٹ انداز میں اپنے ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کریں، اور ہم اب بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی اسٹیپ نہیں چھوڑی جائے ایکسپینڈیچرز کو کم کرنے کی۔ دوسری جانب دیکھیں جو ریونیوز ہیں اس میں ہمیں احتیاط سے کلیکشن کرنی ہوگی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ساری ڈاکیومنٹیشن کو رول بیک کر دیں، یا جو ٹیکسز کے اندر ہم نے اچھے اسٹیپس لیے ہیں ان کو بھی رول بیک کر لیں۔ لیکن یہ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس وقت ایسا بجٹ لائیں جس میں ٹیکسز جو ہیں وہ اس انداز میں ہیوی ہینڈڈ نہیں ہوں کہ مزید کنٹریکشن ہو اکانومی میں۔ تو میں آپ کے اس انٹرویو کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم کوئی نیا ٹیکس نہیں لائیں گے اس آنے والے بجٹ میں، اور ہم کوئی ایسی چیز ٹیکسز کے سلسلے میں نہیں کریں گے جس سے ہماری انڈسٹری خصوصی طور پہ زیادہ برڈن ہو۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم اکانومی جو ہے، یعنی جو ڈینومینیٹر ہے، اس کو کیسے بڑھائیں، بجائے اس کے کہ ہم ٹیکسز کی تعداد یا جو ٹیکسز کی شرح ہے اس کو بڑھائیں۔ تو اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں ایسے پیکیجز دینے ہیں انسینٹیوز کے اپنے ان سیکٹرز کو جہاں پہ جاب کریشن کی چانسز بھی زیادہ ہیں، اور جہاں مختلف جو ریلیٹڈ انڈسٹریز ہیں اس میں ملٹی پلائر ایفیکٹ بھی زیادہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے کنسٹرکشن میں ایک پیکیج دیا ہے۔ اسی طرح سے جس طرح میں نے کہا ہم کئی 100 ٹیرفز کو جو ہے صفر کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد جو ایکسپورٹ کے انسینٹیوز ہیں ہم وہ برقرار رکھیں گے، بلکہ ان میں اضافہ کریں گے۔ جو سبسڈیز ہم نے دی ہیں اس وقت کرونا وائرس کے دور میں، ان کو بھی ہم مینٹین کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر جو لیکویڈیٹی کے لیے ہم نے اسٹیپس لیے ہیں کہ 3 مہینے کی بجلی جو ہے مفت فراہم کر رہے ہیں کمرشل اور
इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एक हद तक, वो भी जो है उसके अच्छे असरात होंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में भी एक आपने देखा है कि फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आ रही है। दूसरी जानिब जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है, हमें उनको बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी, और इस साल भी आपने देखा कि इनकी जो टारगेट थी 1.1 ट्रिलियन थी, लेकिन हम उससे सरपास कर रहे हैं। और ये जो प्राइवेटाइजेशन के हमारे गोल्स थे वो शायद इस साल हम मीट न कर सकें, लेकिन आने वाले साल में इंटरनेशनल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके बावजूद हमें कोशिश करनी होगी कि ये 2 से 3 बिलियन डॉलर जो है इजाफी हम हासिल करें। दो चीज़ें जो हमारे हक में जा रही हैं, एक तो ये कि जो बोरोइंग कॉस्ट है वो कम हो रही है इस जो साल ख़त्म हो रहा है उसके मुकाबले में आने वाले साल में, क्योंकि 1% जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो तकरीबन 100 बिलियन तक उसका फ़ायदा हो सकता है। और दूसरी जानिब जो ऑयल प्राइसेस गिरी हैं, हम उनको भी मेंटेन करना चाहेंगे थ्रू सम काइंड ऑफ हेजिंग, जिसके ऊपर मैं बात कर सकता हूं आपसे आने वाले किसी प्रोग्राम में। साहब, ये जो मईशत के हवाले से आपने बात की, शरह सूद के हवाले से, शरह सूद का ज़ाहिर है दो तरफा फ़ायदा होता है, एक प्राइवेट सेक्टर को होता है, एक गवर्नमेंट को होता है कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा बोरो किया हुआ है। पाकिस्तान के केस में अनफॉर्चुनेटली ये हुआ है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि बैंक्स प्राइवेट सेक्टर को कम दे रहे होते हैं। अगर उनकी बैलेंस शीट भी देखें तो ओवर द ईयर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती गई है, प्राइवेट सेक्टर को एडवांसेस में उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ है। अब जब आप करेंसी प्रिंट भी नहीं कर सकते, तो ये जो कम शरह सूद का फ़ायदा है वो सारा क्या हुकूमत ले जाएगी? क्योंकि जब आप चाहते हैं कि इंडस्ट्री इंसेंटिवाइज हो, इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट करे, तो उसके लिए बड़ा लाजमी है कि कम शरह सूद पर बैंक उनको लोन भी दें। मगर क्राउडिंग आउट आप नहीं क्रिएट कर देंगे क्योंकि आप इतने सारे इंसेंटिव देने जा रहे हैं, नया टैक्स भी नहीं लगा रहे हैं। खर्चे अगर बढ़ेंगे तो वो सारा का सारा बैंक से बोरो करेंगे और बैंक फिर प्राइवेट सेक्टर को नहीं देंगे, सारा गवर्नमेंट को दे देंगे। जी, ये आपने बहुत पते की बात की है और इसका हमें हल सोचना होगा। और इसके लिए देखें कि हमने कोशिश की ये जो साल गुजरा है कि इसमें अपनी डेट को अच्छे अंदाज में मैनेज करें, और डेट की कॉस्ट में भी कमी आई, और जो डेट की जो ड्यूरेशन है, जो टेनर है या जो मुद्दत है, उसके अंदर भी हमने बेहतरी की। यानी पहले जो है कोई हमारा जो टोटल डेट स्टॉक था उसके कोई 46% जो कर्ज़े थे उनकी जो ड्यूरेशन थी वो 1 साल या उससे ज़्यादा थी। अब ये नंबर जो है 46 से बढ़कर 72% तक हुआ है। तो हमने कोशिश की है कि ये इतनी ज़्यादा शॉर्ट टर्म जो है नहीं हो। साथ ही साथ जो बैंकिंग का तरीक़ाकार है उसमें भी इस दौर में हमें उनसे बातचीत करके और स्टेट बैंक की रेगुलेटरी जो मशीनरी है उसको इस्तेमाल करके हमें कोशिश करनी पड़ेगी कि बैंक्स उन बिजनेसेस को खुसूसी तौर पे जो कि माजी में महरूम रहे हैं क्रेडिट की फैसिलिटीज़ से, उनको एडिशनल बोरोइंग करे। और हमने जो हल निकालने का एक तरीका ये भी सोचा है कि हुकूमत जो है वो गारंटीज़ दे इस सिलसिले में, और उसकी वजह से फिर बैंक्स की जो रिस्क है वो उसको दूसरे अंदाज में कैलकुलेट करेंगे। तो हम अभी सोच रहे हैं कि ऐसी स्कीम्स लाएं स्मॉल और मीडियम और माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, जिसके अंदर हम 70, 80 और 90% तक जो अमाउंट्स हों उनको गारंटी दें, ताकि जो कोलेटरल का मसला है उससे भी निपटा जा सके। मतलब जब आप ज़रा टैक्स में भी इंसेंटिव के हवाले से बात कर रहे हैं, एक सेक्टर है तंबाकू का जिसमें जो टोबैको माफिया है वो हमेशा अपना काम दिखा देती है। आपकी हुकूमत में वज़ीर आज़म क्योंकि कहते रहते हैं हमेशा कि 98% तो सिर्फ 3 कंपनियां टैक्स देती हैं, बाकी कंपनियां नहीं देती हैं। आकर एडवांस स्टेज पर GLTP लगाया, मगर वो उन्होंने लॉबी करके तंबाकू माफिया ने रिवर्स करा लिया, भरपूर लॉबिंग करके। अब नज़र आ रहा है स्टेट बैंक की दोनों रिपोर्ट्स, पहली क्वार्टर की भी, सेकंड क्वार्टर की भी, जिसमें उन्होंने बताया कि जो आपने टैक्स बढ़ाया उसका नुकसान ये हो गया कि जो इलिसिट सिगरेट्स हैं उनकी सेल्स बढ़ गई हैं, तो जो कंजम्पशन में कमी आनी चाहिए थी वो भी नहीं हो रही है और टैक्स रेवेन्यू भी नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर आप सोचेंगे कि इनको किस तरह टैक्स नेट में लाना है कि पाकिस्तान में टोबैको की कंजम्पशन भी कम हो, टैक्स भी मिले? देखिए, ये बजट डिस्कशंस में इस चीज़ को काफ़ी अटेंशन मिल रही है और हम
इसके ऊपर 2 या 3 तरीके से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो ये कि जो टैक्स की कलेक्शन है सिगरेट्स की, उसको किस अंदाज में कम होने से बचाया जाए। दूसरा ये कि जो ख़ास तौर से ये काउंटरफिट सिगरेट्स जो हैं, इनसे किस तरीके से रेवेन्यू कलेक्शन की जाए। और ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अब क्लियर इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसमें रिज़ल्ट्स जो हैं आना शुरू होंगे। और यही चीज़ जो है मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में मुख्तलिफ़ अंदाज में मौजूद है कि कुछ बड़ी कंपनीज़ हैं जैसे बेवरेजेस में, जो कि कानूनी लिहाज से चलना चाहती हैं और जो टैक्सेस पे करती हैं, लेकिन कई जो कंपनीज़ हैं वो एक तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि उनका प्रोडक्ट नकली है, लेकिन वो टैक्स सिस्टम के अंदर इस अंदाज में माजी में अपना रोल अदा नहीं करती रही हैं जिस तरह करना चाहिए। तो कुछ शोबे हैं ऐसे जिसमें मिलावट है, जिसमें जैसे दूध का शोबा है, उसमें कुछ कंपनीज़ हैं जो कि इंटरनेशनल क्वालिटी से दूध बना के अब बेचना चाह रही हैं, लेकिन फिर मसला आ जाता है कि जब वो फुल टैक्स नेट में आ जाते हैं तो एक तरह से एक इम्बैलेंस हो जाता है बिटवीन दोज जो कि टैक्स देकर कंपेटिटिव होने में दिक्कत महसूस करते हैं और वो जो टैक्स के निज़ाम से बाहर रहकर कंपेटिटिव होते हैं। और ये टैक्सेस की एनोमलीज़ हैं जो मौजूद रही हैं काफ़ी अरसे से, लेकिन अब ये सामने आई हैं और ये हाईलाइट हो रही हैं और इनके हल भी इंशाल्लाह निकलने जा रहे हैं। अच्छा साहब, तेल की कीमतें कम हैं मगर दुनिया की मईशतें खुलेंगी, वापस ऊपर चली जाएंगी, ऑलरेडी ज़रा संभली हैं। हेजिंग के हवाले से, फ्यूचर में बाइंग के हवाले से क्या सोचा है हुकूमत ने अभी तक? जी देखें, ये तो एक वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी इस वक्त आई है और ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो कीमतें हैं ये किस हद तक इस लेवल पे बरकरार रहेंगी, क्योंकि अगर सारी दुनिया की इकॉनमीज़ दोबारा उठने जा रही हैं या उठना शुरू हों चंद महीनों के बाद, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है या उसकी जो रफ्तार है कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये ऐन मुमकिन है कि चंद महीनों बाद इन चीज़ों में जो है जो इस वक्त एक कॉन्ट्रैक्शन है वो मिटिगेट हो जाए। तो हमारे पास चूँकि स्टोरेज की फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं हैं, तो ऐसे मुमकिन नहीं है कि यहाँ पे बहुत ख़रीद कर इस वक्त जबकि कीमतें रॉक बॉटम हैं उसको स्टोर किया जाए। तो हमने ये फ़ैसला किया है कि हम हेजिंग का कोई निज़ाम अडॉप्ट करेंगे। इसमें खानज़ादा साहब, कुदरती बात है कि फ़ी भरनी पड़ती है और हमें देखना ये है कि वो जो बैलेंस है फ़ी भरने का जो कि फ़िक्स्ड है और ये जो बेनिफिट है ये इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे है, उसमें बैलेंस कहाँ पे है। तो आने वाले 2-4 हफ्तों में ये बात ECC में पेश होगी और इस पे कोई हतमी फैसला होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब का तफसीली इंटरव्यू आपने सुना।